हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट है काइनेमेटिक्स, चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम कर्व। देखें, एक्सेलरेशन टाइम कर्व या एटी कर्व, ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन नोट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, अगर इस एक्सिस पर आपने टाइम को रिप्रेजेंट किया, इस एक्सिस पर आपने एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया और सपोज़ ग्राफ मिला इस टाइप का, ये ग्राफ मिला, जो ग्राफ मिला ये एंगल जो बना रहा है पॉजिटिव टाइम एक्सिस से, सपोज़ ये है थीटा। तो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये मैं आपको बता दूं। तो पहली बात ये है कि स्लोप ऑफ एटी कर्व, स्लोप ऑफ एटी कर्व, आप ये मानिए कि अगर आपने नोट किया, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, कि डेल्टा टी टाइम में अगर चेंज इन एक्सेलरेशन अगर डेल्टा ए है तो टेन से कितना हो, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये होगा। इसको कहिए स्लोप ऑफ एटी कर्व, टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो टेन थीटा होगा ये होगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी या डी ए अपॉन डी टी, ये होगा डी ए अपॉन डी टी। और ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अब तक आप लोग बहुत सारे केसेस देखते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे, अभी बताएंगे। आप देखिए, दूसरी बात ये है कि वी हैव फॉर्मूला है आपके पास कि एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा V देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इट इम्प्लाइज दैट कि डेल्टा V इज इक्वल टू होगा A इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ग्राफ था, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ ये, तो वी टी कर्व और टाइम एक्सिस जो भी एरिया आ रहा है, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी को। तो आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट कि एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन एटी कर्व एंड टाइम एक्सिस represents change in velocity, change in velocity with sign, साइन के साथ, कि पॉजिटिव या नेगेटिव। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो आप देखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी, पॉजिटिव इन वेलोसिटी बढ़ रही होगी। अगर नीचे तरफ आएगा तो जो चेंज इन वेलोसिटी वो नेगेटिव होगा, यानी वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज़ हो रही होगी। तो इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप देखिए डिफरेंट टाइप ग्राफ हम समझाएंगे। पहले आप जानते हैं कि अगर थीटा जो होगा ये ज़ीरो होगा, तो आप जानते हैं कि डी ए अपॉन डी टी कितना होगा? ज़ीरो। तो डी ए ज़ीरो या डेल्टा ए ज़ीरो, तो ए कांस्टेंट होगा। अगर थीटा एक्यूट होगा तो डी ए अपॉन डी टी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर
थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो डी अपॉन डी टी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर डी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट होगा तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा। अगर ये इस तरह से होगा तो इंक्रीजिंग होगा, अगर ये इस तरह से होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो ये सब बातें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए पहला ग्राफ देखें, फर्स्ट ग्राफ, डिफरेंट टाइप ऑफ एटी कर्व। मान लीजिए कि ये एक एटी कर्व, ये है ए और ये है टी और ये है ज़ीरो। डिफरेंट टाइम दे रखे हैं, ज़ीरो के बाद ये ज़ीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये दे रखा है। अब मैंने नोटिस किया कि एक बॉडी ऐसी है जिसके मोशन में एक्सेलरेशन देखा 1 सेकंड पर तो ज़ीरो, 2 सेकंड पर तो भी ज़ीरो, 3 सेकंड पर तो भी ज़ीरो, 4 सेकंड पर तो भी ज़ीरो। तो उसका 1 से लेके 4 के बीच में जो एटी कर्व आएगा, इनको मिला दीजिए। जब आप इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो ये एटी कर्व आएगा। ओके, ये आया एटी कर्व। जो ये ए बी लाइन आ रही है, ये ए बी लाइन एटी कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। जब ज़ीरो बन रहा है तो यहाँ से आप देखेंगे स्लोप ऑफ एटी कर्व इन दिस केस, slope of AT curve tan theta is equal to tan 0 is equal to 0। और टेंजेंट क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल्टा ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डेल्टा ए 0 मतलब कि चेंज नहीं हो रहा एक्सेलरेशन में। डेल्टा ए 0 तो एक्सेलरेशन में चेंज नहीं है, ये मतलब। तो आपको नज़र आ ही रहा है कि कितना है एक्सेलरेशन, तो 0 है, तो उसमें चेंज तो वैसे भी नहीं होगा। तो डी अपॉन डी टी तो 0 होगा ही होगा, इसलिए डेल्टा ए 0 होगा, इसलिए ए कांस्टेंट होगा। और इन दिस केस ए कितना है, 0, जो कांस्टेंट होता है। तो किसको रिप्रेजेंट करता है आप मुझे बताइए, क्या ये पोजीशन ऑफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है? तो हाँ सही बात है। अगर बॉडी कहीं पर रखी हुई है, किसी रेफरेंस फ्रेम में रखी हुई है बॉडी एक जगह पर, तो कितना एक्सेलरेशन होगा उसमें, 0 होगा। तो ये पोजीशन ऑफ रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक बॉडी है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो कितना एक्सेलरेशन होगा, तब भी 0 होगा, बिकॉज ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो दोनों पोजीशन के लिए यही ग्राफ आएगा, यानी कि पोजीशन ऑफ रेस्ट के भी ग्राफ ही रहेगा, या पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो भी ग्राफ ये रहेगा। आप लिखेंगे कि ये जो ग्राफ हमारे पास है यह है पोजीशन ऑफ रेस्ट, इसके लिए भी है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों के लिए यही ग्राफ रहेगा। समझ पा रहे होंगे? ये पहली बात यहाँ पर आती है इस ग्राफ से रिलेटेड। एक बात दूसरी आती है कि यहाँ पर कितना वेलोसिटी में चेंज होगा। तो आप देखिए कि ये जो एटी कर्व आ रहा था, ये टाइम एक्सिस से ओवरलैप कर रहा है, उसी पर आ रहा है। तो कितना एरिया इनक्लोज होगा इस लाइन और इस लाइन के बीच में, तो कोई एरिया इनक्लोज नहीं होगा। तो कितना होगा, डेल्टा वी 0 होगा। तो आप देखेंगे कि एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन एटी कर्व एंड टी एक्सिस, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी। ये 0 डेल्टा टी कुछ भी सही, तो 0।
इसलिए डेल्टा वी कितना 0, यानी नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। तो सही बात है, जब एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। आप देखिए एक और ग्राफ आपके पास है, देखिए इस ग्राफ को समझें। यह A मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और यह है T सेकंड में, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव ये है। अब आप देखते हैं कि एक बॉडी का फ्री फॉल हुआ। ये आपने ये पेन लिया और अंडर ग्रेविटी छोड़ दिया तो इसका फ्री फॉल हो गया। उस जगह मानिए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज जब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आप देखेंगे कि वो तो कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपने देखा 0 पर तो भी उसकी वैल्यू कितनी थी 10। यहाँ पर जो A है ये स्मॉल g के इक्वल होगा, तो यहाँ पर भी 10। 1 सेकेंड बाद देखा तो भी 10, 2 सेकेंड बाद देखा तो भी 10, 3 सेकेंड बाद देखा तो भी 10, 4 सेकेंड पर देखा तो भी 10, 5 पर देखा तो भी 10। तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व जो आया ये आ गया। कितना एंगल बन रहा है, थीटा, टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो 0। ओके, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो ही है यहाँ पर, लेकिन एक्सेलरेशन है यहाँ पर। तो पोजीशन ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी तो कितना एक्सेलरेशन होता है 0, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। आप लिखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, तो g की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये केस रहेगा। तो अगर आप देखें थीटा 0 है तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि इन दिस केस, पहली बात ये है कि इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा जिसको हम कहते हैं कि dA/dt ये हो जाएगा tan 0 इज इक्वल टू dA/dt। तो 0 इज इक्वल टू dA/dt, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dA इज इक्वल टू 0 इंटू dt, इंटीग्रेट करेंगे तो A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आप देख रहे हैं यहाँ कितना है g, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है जब फ्री फॉल हो रहा है तो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ तो आप देखेंगे एरिया कितना कवर हो रहा है, ये एरिया कवर हो रहा है A इंटू डेल्टा A, ये तो A है, और डेल्टा डी कितना, ये 5 - 0। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा V इज इक्वल टू A इंटू डेल्टा टी, या एरिया एनक्लोज्ड, जैसे भी करना चाहें वैसे कर लीजिए। तो एरिया कितना है, ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 0, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 0 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड।
और प्लस का मतलब कि ये जो वेलोसिटी है ये 50 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज़ हो गई है। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। आप देखें कि वेरिफिकेशन कर दीजिए इसका, वेरिफिकेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, और g है 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। और आप जानते हैं v माइनस यू जो होता है ये डेल्टा v होता है, तो जो स्पीड है ये 50 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो क्या होगा? सपोज फॉर एग्जाम्पल कि a इज इक्वल टू माइनस जी, ये बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर g का हम लोग एक इक्वल पुट कर देते हैं। अगर एक बॉडी है और उसको आपने सपोज 200 मीटर पर सेकेंड से ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया, तब क्या होगा? तो कैसा ग्राफ आएगा? तो ये a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और ये टाइम t सेकेंड में, और अब यहाँ पर जो g की वैल्यू है, a की वैल्यू है, ये तो -10 होगी ना, ये होगी -10, ये वैल्यू होगी। अब टाइम ले लिए 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हुआ। तो कैसा ग्राफ आएगा? जब आपने ऐसे करके फेंका तो आप देखेंगे कि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इसलिए 1 सेकेंड पर 0 पर भी कितना, जैसे आपने छोड़ा g डाउनवर्ड, 1 पर g डाउनवर्ड, 2 पर g डाउनवर्ड, 3 पर g डाउनवर्ड, 4 पर g डाउनवर्ड, 5 पर g डाउनवर्ड, ये ग्राफ आया। ये आया आपका AT कर्व। कितना एंगल निकल के आया? थीटा इज इक्वल टू 0। जब थीटा इक्वल 0 आया तो जैसे अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि पहली बात जो आएगी कि एक्सेलरेशन कितना होगा? कांस्टेंट। और आप जानते हैं a इज इक्वल टू यहाँ पर -g है, यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर एरिया निकालना है तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये एनक्लोज्ड एरिया किस तरफ आ रहा है? नीचे तरफ आ रहा है, तो निकाल सकते हैं। आप देखिए कि डेल्टा v इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा टी, या एरिया एनक्लोज्ड, इससे निकाल लीजिए। a कितना? -10, और ये 5 -0, या तो ऐसे कह दीजिए, या माइनस का डायरेक्ट एरिया निकालिए। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नीचे से नेगेटिव 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 -0, तो कैसे भी निकाल लीजिए, तो -50 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप लिखेंगे, कैसे करेंगे देखिए, आप लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू u एक जगह -g इंटू टी, तो v माइनस यू, ये तो हुआ चेंज इन वेलोसिटी, ये हो जाएगा -g इंटू टी, तो -10 इंटू 5, तो -50 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए 50 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, अब जो ग्राफ आ रहा है वो समझें कैसा होगा। ये ग्राफ ये होगा, एक ग्राफ ये होगा।
ये A, ये T। ये A, ये T। अगर आपका ग्राफ ये है या आपका ग्राफ अगर ये है, हाँ भाई देखिए ऐसा हुआ कि यहाँ पर यह है 5, यह है 10, यह है 15, यह है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर t ये सेकंड में है, यहाँ पर a है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर t सेकंड में है। ओके, और यहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइम के साथ टाइम बढ़ते जा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन कम होते जा रहा है। तो एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट क्यों? क्योंकि आप देखिए स्लोप तो कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट, क्योंकि d/dt कांस्टेंट है। तो आप लिखेंगे कि जो ऊपर वाला ग्राफ है ये है एक्सेलरेशन is increasing with constant rate, ये है, और यहाँ पर acceleration is decreasing with कांस्टेंट रेट। ठीक है भाई, ये है। अगर आपसे कहा जाए कि रेट क्या है उसका, तो आप रेट निकाल सकते हैं, d/dt आप निकाल सकते हैं। स्लोप कांस्टेंट है, तो इस ट्रायंगल में अगर आपको निकालना होगा तो tan थीटा निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल आप थीटा मानेंगे, तो ये हो जाएगा dA और ये हो जाएगा dt, ये होगा dA ये, और ये होगा dt। तो d/dt आप निकाल सकते हैं। यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पर अगर ये एंगल होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पर tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, ये होगा dA, ये होगा dt, तो माइनस का निकल के आएगा। समझ रहे होंगे आप बात को। अगर आपसे कहा जाए चेंज इन स्पीड निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कितना रेट है, वो कांस्टेंट रेट कितना है, तो आप निकाल सकते हैं कि निकालने को कभी नहीं आना, लेकिन आपको बता रहा हूँ, ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू dA/dt। dA कितना हो गया 20 - 10, और अपॉन dt कितना हो गया 2 - 0। तो 10/2 का मतलब हो गया 5 मीटर पर सेकेंड क्यूब। समझ रहे हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसका ही होगा और अपॉन सेकेंड इसका होगा, तो मीटर पर सेकेंड क्यूब ये हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ कहा जाए तो आप निकाल सकते हैं रेट की dA/dt ये निकालना है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्टिक्स एंगल बन रहा है, इसलिए ये -tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि dA/dt ये कितना 30 - 10/2 - 0 ये हो जाएगा,
तो हो जाएगा 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो यहाँ से dA/dt जो होगा ये -tan थीटा के इक्वल है ना, तो -10 मीटर पर सेकेंड क्यूब, ये यहाँ पर इसका रेट हो जाएगा। dA/dt जो होगा वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, इसलिए अगर आपसे कहा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी निकालिए यहाँ पर कितना होगा, तो आप लिखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इजिकल टू a इंटू डेल्टा टी, या डेल्टा v इजिकल टू एरिया एनक्लोज्ड। पूरी बात देते हैं बिटवीन AT कर्व एंड टाइम एक्सिस, तो इस ट्रिपेजियम का एरिया हो जाएगा। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 10 + 20 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दैम यानी 2 - 0, ये हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 30 मीटर पर सेकेंड। ऊपर एरिया निकल के आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे एक्सेलरेशन है, ऐसे नहीं रिटार्डेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज़ जिस रेट से यहाँ पर बढ़ रहा था, यहाँ पर एक्सेलरेशन रहा था, बढ़ता जा रहा था, यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन और लेकिन वो डिक्रीज़ हो रहा है कांस्टेंट रेट से, ठीक है ना। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं है, है एक्सेलरेशन, लेकिन वो एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि पहले था 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, फिर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, लेकिन एक्सेलरेशन तो है, इसलिए स्पीड तो बढ़ी रही है। इसलिए यही वजह है कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ी हुई आएगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर निकालेंगे डेल्टा v, तो डेल्टा v जो निकल के आएगा वही a इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा v इजिकल टू एरिया एनक्लोज्ड, ये आ जाएगा इजिकल टू 1/2 ट्रिपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 30 + 10 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस 2 - 0, तो इससे कैंसिल 40 मीटर पर सेकेंड, ये आएगी चेंज इन वेलोसिटी और ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से निकल के आता है। इसके अलावा देखिए और भी केसेस हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, शेप बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे होगी वो शेप। जैसे आप देखिए कि अगर रिटार्डेशन इज़ इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट, रिटार्डेशन इज़ इंक्रीजिंग with constant rate, तो आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ये होता है रिटार्डेशन। तो ये है टाइम और ये है एक्सेलरेशन, ये है 0। नेगेटिव एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन और वो बढ़ रहा है, तो ऐसे कांस्टेंट रेट से, तो ये ग्राफ आएगा। अगर आप लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये चीज़ निकल के आएगी, ये जितनी वेलोसिटी कम हो गई है वो आएगी। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो dA/dt होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे कि जो एंगल बनेगा ये या तो नेगेटिव एंगल बनेगा या ये देखिए, तो यहाँ पर जो dA/dt आएगा वो एक नेगेटिव कांस्टेंट आएगा, और ये जो आएगा एरिया ये आएगा -ΔV। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी। अगर हम आपसे कहें कि आप देखिए जो एक्सेलरेशन था यहाँ कांस्टेंट रेट से
इंक्रीज़ हो रहा था। अगर एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होता हुआ इंक्रीज़ होगा, इफ़ एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, तब क्या होगा? एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग with increasing rate, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। आप जानते हैं कि ये जो ग्राफ आता है ये रिप्रेजेंट करता है कि बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, और अगर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि ये कि dA/dt जो स्लोप है वो बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब, इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि ये जो dA/dt है ये क्या है? ये बढ़ रहा है। अगर एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट तो ग्राफ कैसा आएगा? एक्सेलरेशन इज़ increasing with decreasing rate, तो आप देखिए ग्राफ जो आएगा ये A, ये T, और ये होता है इंक्रीज करना एक्सेलरेशन का। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन ना आकर जो स्लोप है वो डिक्रीज होता चला जाए इस तरह से, तो आप देखिए स्लोप dA/dt क्या होगा? कम होगा। तो जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, तो dA/dt ये शुरू में ज़्यादा था, बाद में कम होता जा रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग रेट। तो इस तरह के बहुत सारे ग्राफ आपके पास हो सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो मैंने आपको आज बताया है। हालांकि 80 ग्राफ बहुत ही कम आते हैं, फिर भी इनकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।